बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं सादिया अफसाल। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के एब्सेंस में ये प्रोग्राम आज मैं कर रही हूं आपके लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है उसको लेकर तौहीन अदालत की समाअत चल रही है। आज भी उसकी हेयरिंग हुई और अदालत ने फैसला किया है कि तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद हो जाएगी। इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही आज की समाअत में भी कि राना शमीम साहब ये कहते रहे कि उन्होंने अपना एफिडेविट बयान हल्फी किसी के हवाले नहीं किया। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ये कहते रहे कि जब उनको वो एफिडेविट मिला तो उन्होंने राना शमीम साहब को फ़ोन किया और जो मतन था उस बयान हल्फी का उस हवाले से उनसे बात की कि ये क्या वाकई आपने लिखा है, कहा है। तो उन्होंने उस पर माना, हाँ किया और कहा कि ये बिल्कुल उन्हीं का बयान हल्फी है। और कहीं भी अंसार अब्बासी साहब को इस खबर को या इस एफिडेविट को शाया ना करने के हवाले से बताया गया। बड़े मुतज़ाद बयानात आते रहे, लेकिन अब 7 जनवरी को फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी तमाम मुल्ज़िमान पे। और आज इस चीज़ का भी जिक्र किया गया पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब की तरफ से कि अफसोस की बात और हैरत की बात यह है कि जो पिछले दिनों स्टोरी आई थी कि राना शमीम साहब ने ये बयान हल्फी नोटराइज कराया हसन नवाज साहब के ऑफिस में नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, उस हवाले से कहीं पर भी किसी जगह पर भी कोई तरदीद अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है। जो नया तरमीमी फाइनेंस बिल है उसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब उस पर इत्तेहादियों की तरफ से भी एतराज़ात आ रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs जो हैं वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत के लिए इसको मंजूर कराना बड़ा ज़रूरी है। 350 अरब की जो छूट दी गई थी टैक्सेस की वो इसमें वापस ले ली जाएगी और ये IMF के पास अगली किस्त के लिए जाने के लिए बड़ा अहम है कि हुकूमत इसको मंजूर कराए। तो क्या वाकई उस वक्त जब अपोजिशन तो एक तरफ है ही लेकिन हुकूमत के अपने लोग और इत्तेहादी इसके हक में नहीं है, हुकूमत के लिए इसको मंजूर कराना मुमकिन हो सकेगा? इस पर भी बात करेंगे। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से यह ऐलान किया है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएगी। तो क्या उसके तमाम लवाजमात हुकूमत ने पूरे कर लिए हैं? नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो बड़े पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन पर बहस ज़्यादा होती चली जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के फॉर ई-कॉमर्स। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। आपका भी जावेद अब्बासी साहब बेहद शुक्रिया। मैं अगर सेनेटर ऑन आपसे ही आगाज़ करूं, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपने I'm sure ये समाअत में आज जो कुछ हुआ, आपको लग रहा है कि राना शमीम साहब जो इस वक्त ये नहीं बता पा रहे या उनका जो एक स्टोरी आई एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में इसको नोटराइज कराया, तो उसकी तरदीद आ जानी चाहिए थी या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अंसार अब्बासी साहब और राना शमीम साहब आपस में ही एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था अदालत में हमें नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में किसी को तो लेने के देने पड़ेंगे। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब 3 पार्टीज हैं इसमें। एक राना शमीम साहब खुद है जो इस एफिडेविट को लाए थे, दूसरे वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने उनकी बेस के ऊपर स्टोरी चलाई थी, और तीसरी वो सियासी जमात है जिसने इस एफिडेविट से डायरेक्टली बेनिफिट उठाना था, जो कि इसके डायरेक्टली बेनिफिशियरी है। अगर आप इसमें देखें तो सोर्स गायब है। अभी तक अंसार अब्बासी साहब ने ये नहीं बताया कि उनको ये लीक किसने किया था डॉक्यूमेंट, क्योंकि राना साहब ये कह रहे थे कि मेरा डॉक्यूमेंट स्क्रिप्टेड है, मतलब वो क्लोज्ड है और वो सील है और मेरे पोते के पास है। आज आपने शायद नोट किया हो कि अटॉर्नी जनरल ने पूछा कि आपने तो कहा था ये सील है और अभी आपने जो खोला ये तो कोरियर कंपनी का लिफाफा है। तो सील अगर होता तो इसके ऊपर नोटराइज की स्टैंप होती जिसका लिखा था सील्ड है, तो कोरियर कंपनी कैसे सील कर सकता है? इसका मतलब ये पहले कहीं से खुल चुका है। तो अगर ये खुल चुका है तो आपकी पुरानी स्टेटमेंट, आप इस पूरी एनालॉजी को तरह गौर से देखिए कि उनकी जितनी स्टेटमेंट है राना शमीम वो तो मैलाफाइडी साबित हो गई कि मेरा जो लिखा था वो क्यों लिखा था, मैंने अपनी बीवी के लिए जो कि मरहूमा है उसकी याददाश्त के लिए लिखा, फिर ये मेरे पोते के पास है जो कि लंदन में है, जो कि हरास हो रहा है, ये कॉपी मेरी नहीं है या मेरी है। अब ये क्लियर है कि उन्होंने जो क्या नाम था उस दफ्तर का, जो हसन नवाज जिसका है मार्बल आर्च पे जिस पे उन्होंने द जज गाय वाज प्रेजेंट देयर, जार्ज कुतरी का स्टेटमेंट भी आ गया कि जी मैं भी था, इसहाक डार साहब भी थे, आबिद अली नवाज शरीफ। तो उससे मुझे लगता है डॉक्यूमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था,
मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा, बिकॉज मेरा काम है तो ये बिलीव करना कि जो शख्स बैठा है वो जो कह रहा है तुमने लिखा है मैं उसको साइन कर दूं, फेयर इनफ। अब इससे कम से कम ये साबित हो गया कि आज किसी को तो लेने के देने पड़ेंगे। तो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो आज आपको नजर आया कि आप कह रहे हैं कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए। अंडरस्टैंड इस सारी गेम प्ले जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो नून लीग गवर्नमेंट, नून लीग की पार्टी है। आप साकिब निसार साहब की पुरानी वीडियो देख लें, ऑडियो निकाल लें, जो इन्होंने जोड़ जोड़ के पूरे क्लिप्स बनाए थे, वो पहला अटैक था। ये दूसरा अटैक इन्होंने उनके ऊपर किया कि जी इनकी जो और असल में ये पूरा जो एफिडेविट है ये इस्तेमाल हो रहा था पॉलिटिकल एजाइलम के लिए, जो कि नवाज शरीफ साहब ने यूज करना था। अच्छा, क्योंकि उनका वीजा रिजेक्ट हो गया था। उनकी जमात तो कहती है कि कहीं पे भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए कोई दरखास्त हमने दी ही नहीं है। वीजा रिजेक्ट इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में 19 दिसंबर को इनकी एप्लीकेशन जा चुकी है। असल में एफिडेविट आना था पॉलिटिकल असाइलम। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 को ये पूरा एफिडेविट ही कैंसिल कर देती है तो उनकी पॉलिटिकल असाइलम की दरखास्त कैंसिल हो जाएगी। ये वाज द मेन रीजन कि जी पाकिस्तान मेरी परसिक्यूशन हो रही है, मेरे पे जुल्म हो सकता है, मुझे यहाँ पे 3 साल का स्टे दिया जाए। सो ये कौम को खुशखबरी सुना देनी चाहिए कि उनका वो प्लान फाइनल चुका है। ही इज कमिंग, नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक। डील का ड्रामा सिर्फ नून लीग वाले ट्रंप, अब वो खुद से ही वापस आ जाएंगे। दे हैव टू, अगर उनको उठा के जहाज में बिठा दिया जाए। इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आई हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये नवाज शरीफ साहब को और ऑब्वियसली उनकी पार्टी को, जैसे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। पहले वो अरशद मलिक साहब का उस तमाम वीडियो का मामला, साकिब निसार साहब का ये ऑडियो लीक हो जाना, फिर उसके बाद ये एफिडेविट आ जाना। सो ये पॉलिटिकल असाइलम के लिए ही किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से अदालत के अंदर समाअत हुई है तो उससे तो ऐसा लगता है कि अगर वाकई नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रहा है तो उसमें शायद नाकामी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये मसला ना तो मुस्लिम लीग का था, ना है, ना हमारे से कोई तल्लुक है। और मैं फिर एक वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि हम किसी भी अदालत में इस एफिडेविट को पेश नहीं करेंगे और ना ही इस एफिडेविट के जरिए हमने कभी कोई बेनिफिट लेने का सोचा है, ना लेंगे। अब जो एफिडेविट जिन साहब ने साइन किया है, जिनका एफिडेविट है, उन्होंने आज अदालत में खड़े होकर कहा है कि ये मेरा है, इसके कंटेंट्स में मैंने लिखा है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। इससे बड़ी अब और सबूत किसी की जरूरत नहीं है, किसी गवाही की भी अब और जरूरत नहीं है। वो मानते हैं, और वो मानते हैं कि एलिगेशन किसके खिलाफ है? चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान साकिब निसार साहब के खिलाफ, जो पीटीआई के दोस्तों के पीछे छुपे हुए खुद अदालत में नहीं तशरीफ लाते। वरना अगर उन पर बड़े इल्जाम लगे थे तो उनका काम था कि वो आए, आप कहें, अपने आप को पेश करें। हमारा इस एफिडेविट से कोई तल्लुक नहीं है, कोई रिलीफ नहीं लेंगे। अदालत में मामला है, सब जुडिस मामला है, अदालत इसको देख रही है। अच्छा। अब एक तो सच्चाई सामने आ गई है कि जी साहब ने, तो आप कहते हैं कि अगर आपने सियासी फायदा इससे उठाना होता तो आप कहीं अदालत में इसको पेश करते, कहीं किसी केस में, कहीं किसी अपील की समाअत में, तो वो आप पेश नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल असाइलम वाली जो ऑन अब्बास साहब बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? सादिया साहिबा, अगर हमें ताने दिए गए हैं, कई प्रोग्रामों में कहा गया है कि ये क्यों नहीं पेश करते, अदालतों ने भी, बल्कि हमने ना पेश किया है, ना हमारे से कोई तल्लुक है। राना शमीम साहब अपनी बात पे कायम है और आज अदालत में खड़े होकर उन्होंने कहा कि इसके कंटेंट्स वही हैं, मैं उस पर एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। तो अब ये मामला तो खत्म हो गया। वो तो एक आदमी गवाही देता है। अगर मैं सच कहूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कहूँ, मैं किसी टीवी शो में कहूँ, मैं पार्लियामेंट के सामने बैठ के कहूँ, मैं सेनेट में कहूँ, मैं किसी जलसे में कहूँ, अगर मैं मानता हूँ कि जो अल्फाज मैंने कहे वो मेरे हैं और ये सच है, तो फिर ये बात खत्म हो जाती है कि मैंने ये अल्फाज कहे कहाँ हैं। ना ही हमने पॉलिटिकल असाइलम के लिए इस एफिडेविट को इस्तेमाल किया, पता कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि आना अब्बास साहब को ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात चाहिए थी। किसी जगह पे भी एफिडेविट हमने पेश नहीं किया। अगर हमने पेश किया होता तो फिर तो इनकी बात ठीक थी, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। ये पीटीआई के लोग, ये देखें, ये मामला किन के दरमियान है? ये मामला एक साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, एक चीफ जज के दरमियान और कुछ जजेस के दरमियान ये एलिगेशन उनके ऊपर है। पीटीआई के दोस्त इतना ज्यादा, जी बिल्कुल ठीक है, डिफेंड करने के लिए आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए कहीं पर कोई दरखास्त नहीं दी, वीजा उनका कैंसिल हो चुका है, एक्सटेंशन के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब ऑन अब्बास साहब कहते हैं कि उनके पास कोई रास्ता बचेगा ही नहीं, वापस मुल्क में आना ही पड़ेगा उन्हें। मैंने ये बात, जी फरमाइए। मैंने ये कहा कि ये एफिडेविट हमने किसी जगह पर इस्तेमाल के लिए नहीं किया। वीजे की एक्सटेंशन लेना
वीजे की एक्सटेंशन मांगना ये हमारा हक है, ये कहीं से भी हम मांग सकते हैं। इस एफिडेविट को हमने अपने वीजे की एक्सटेंशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया। मेरा पॉइंट साकिब निसार की जो ऑडियो आई थी वो सबसे पहले किसने क्लिप वायरल किया था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं किया था। ये पहला मैला फाइडी साबित हो गई। जिस वक्त ये राना शमीम का एफिडेविट आया था उस वक्त सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? मरियम नवाज शरीफ की। देखिए जी हमारे साथ ज्यादती होगी, नंबर 2। नंबर 3, एक चीज मजेदार ट्रस्ट ये आया, ये ओरिजिनल प्लान का पार्ट नहीं था। ये एफिडेविट कभी भी पाकिस्तान नहीं आना था। ये समहाउ किसी से गलती हुई, उसने उठा के किसी को भेज दिया। ओरिजिनली पाकिस्तान इस नोटराइज पब्लिक ने आना ही नहीं था। ये वाज मेंट फॉर पॉलिटिकल असाइलम। अब गलती हो गई। अब ये आना कह रही जी देखिए हमने तो कहीं पेश नहीं करना था। आप नोट कीजिए, आज से 1 महीने पहले हमने कहा था कि आप इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाए। इन्हें कहा नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज ओरिजिनल प्लान में इसने आना ही नहीं था। ये तो फिर किसकी तरफ से लीक हुआ? ये अब्बासी साहब बेहतर बताएंगे। इनकी पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने मजे लेते लेते ना शुगल में व्हाट्सएप कर दिया, वो बात डिलीट है। ना चाहते हुए भी इनके खिलाफ एक काम कर दिया। आप कह रहे हैं दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान ना। ये जो माइंडसेट है ना माफिया मॉब मेंटालिटी, ये नून लीग पे प्रिवेल करता है। या हमारी मानो या आवर वे या हाईवे, ये दैट्स ये एग्जैक्टली उसका एक। चले अच्छा शर्मिला फारूकी साहबा, ये देखें अब राना शमीम साहब एफिडेविट वो अपनी बात पर कायम है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं उन्होंने तस्दीक की थी। जो भी मामला है, अदालत सिर्फ इस वक्त एक चीज देख रही है कि यहाँ पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब ये अशखास हुए हैं नहीं हुए, और इसी ज़िमन में ऑब्वियसली फ़र्द जुर्म इन पर आयद भी की जा रही है कि क्या उस बयान हल्फी का जो कंटेंट था, जो मतन था, वो इस काबिल था कि उसको इस तरीके से अखबार में छापा जाता। लेकिन तमाम जजेस को, जो अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अदालत पर और उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो सवालात उठाए गए हैं, तो अदालत जिस अंदाज में इसको प्रोब कर रही है कि ये सिर्फ एक पूरी जुडिशरी की तौहीन है या पूरी जुडिशरी पर इल्जामात लगाने के मुतरादिफ है, तो आपको लगता है कि इसके बाद ये सिलसिला रुक पाएगा? शुक्रिया सादिया। देखिए सवालात तो आपने बहुत अच्छे और बहुत अहम उठाए हैं, लेकिन इस एफिडेविट से बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एक जज अपनी रिटायरमेंट के 3 साल बाद एक एफिडेविट क्यों साइन कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये लंदन में नोटराइज हुई, क्यों हुई, और फिर ये भी एलिजिडली कहा जा रहा है कि हुसैन नवाज के दफ्तर में की गई। अच्छा, फिर ये अगर ये कहते हैं कि जी जिस तरह राना शमीम साहब कह रहे हैं, और क्योंकि वो एक साबिक जज है, मैं उनकी बात पे यकीन भी करना चाहूँगी कि उन्होंने ये सहाफ़ी को नहीं दी, तो फिर ये लीक कैसे हुआ? अखबार में इस वक्त छपने के आप टाइमिंग्स देखें ना, कि जो चीफ जस्टिस साहब ने भी इसकी ऑब्जर्वेशन दी है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की अपील जो हैं वो फिक्स्ड हैं। इस वक्त आज 3 साल बाद क्यों ये लीक हुई है और अखबार में पहुंची है? फिर ये है कि आप एक सवाल, सबसे जो अहम सवाल ये है कि इस तमाम मामले का बेनिफिशियरी कौन है? हु इज द बेनिफिशियरी? सो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड। मेरा ख्याल है कि अगर अदालत उज़्मा इस पे नोटिस लेके इस पे इन्वेस्टिगेट करे तो मेरा ख्याल है कुछ हकायक सामने ज़रूर आएंगे, और आने भी चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। अभी जावेद अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमने किसी अदालत में इसे पेश नहीं किया और ना हम करेंगे, लेकिन इसके टाइमिंग्स आप देखें ना, इसकी लीकेज के टाइमिंग्स देखें, और सबसे अहम चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। आप चीज एक सामने मीडिया में आ गई है, छप चुकी है। वही बात है, इदारों की जब बात आती है, जब जुडिशरी की बात आती है, तो ऑब्वियसली जुडिशरी के, अदालत के जितने भी फैसले हैं शर्मिला साहिबा, उन पे तो आप बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। भुट्टो साहब के हवाले से अदालत के फैसलों पर तनकीद होती है और होती रहेगी, लेकिन जब सिटिंग जजेस के हवाले से ऐसे इल्जामात लगाए गए, जिसको इस केस में भी देखा गया और इसीलिए ये केस आगे भी बढ़ा, कहीं पे ऑडियो आ जाती है, वो फिर अगले दिन पता चलता है कि वो ऑडियो फेक है, दूसरी पार्टी खड़ी हुई होती नहीं जी ऑडियो बिल्कुल असली है। ये तमाशा लगा हुआ है एक इदारों को लेकर। मेरा सवाल वही है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला खत्म होगा, या नून लीग के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है कि नहीं ऐसे लोगों का इदारों से सफाया हो, वो होगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ सादिया कि इदारों के ऊपर उंगली उठाना पूरे इदारे को, उसकी साख को मुतासर करने के मुतरातिफ है। किसी एक शख्स पे, अगर आप फौज में किसी एक शख्स के बारे में बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तो पूरा इदारा ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म की फायर में आता है। इसी तरीके से किसी मोतबर जज के बारे में अगर बात करते हैं तो अगेन द होल इंस्टीट्यूशन इज हेल्ड इन क्वेश्चन।
आप किसी सियासतदान के बारे में बात करें तो उसकी पूरी जमात जो है इन क्वेश्चन आ जाती है। ये चीज़ें थमनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि देखिए मुल्क में अगर आप पिलर्स ऑफ कंट्री देखें तो आपकी जुडिशरी है, आपकी फौज है, आपकी पार्लियामान है, अगेन मीडिया है। हमारे मुल्क में हर चीज़ पे इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हर चीज़ की साख मुतासर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ना, अब पूरा आप एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि सिटिंग जजेस हैं जो कि एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम करता है, और जजेस अंदर ओथ होते हैं टू प्रोवाइड जस्टिस, तो उनको अंदर क्वेश्चन लाना बहुत अफसोसनाक है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इल्जामात लगाया जाए तो वो पूरे इदारे पर तनकीद करने के मुतरादिफ है, और ये जो मामला है इस पे इसी तरीके से इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जावेद अब्बासी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे शर्मिला साहिबा की बात को, आगो कर लें, फिर उसके बाद में फवाद चौधरी साहब ने आज जो ऐलान किया नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर, उस पर बात करेंगे। जी, मुझे बड़ा एहतराम है शर्मिला फारूकी साहिबा का, मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ, लेकिन जो वो बात कह रही थी कि क्या मैं उनकी बात मान लूँ कि जब साकिब निसार साहब ने सिंध के अस्पतालों में जाके मायने शुरू किए, जब उन्होंने जिस तरह वहाँ शर्जील मेमन साहब को किस तरह वार्ड से जब बिहेव उनके साथ किया है, वहाँ बाकी अस्पतालों में जब गए, मैं उनकी बात मान लूँ कि वो ठीक कर रहे थे, मैं उनकी बात मान लूँ कि चौधरी इफ्तिखार ने जब उस वक्त सीटिंग वज़ीर आज़म को कहा कि आप ख़त लिखें और नहीं लिखते तो आप घर जाएं, और उन्होंने गिलानी साहब को घर भेजा, तो क्या ऐसे फैसलों पर अगर कोई बात करेगा तो इंस्टीट्यूशन के मतलब बात करेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सज़ा का केस हुआ, सज़ा मौत का, कुछ 40-45 साल बाद इनकी जमात गई है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास लेके, जो बिल्कुल ठीक लेके गई है कि वो केस जो हुआ था वो गलत हुआ था, वो गलत ट्रायल हुआ था। उस ट्रायल को आज भी कोई प्रेसिडेंस पेश नहीं करता, तो हम ये कहें कि जी ये 40 साल कहाँ सोए रहे, उन्हें करना चाहिए था। ये बातें जो होती हैं इनसे कोई रेलेवेंसी नहीं, हम हमारा कोई तल्लुक नहीं है इस एफिडेविट से, मैंने पहले कहा है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी भी स्टेज पर, लोग किताबें लिखते हैं 20-20 सालों बाद जब रिटायर होते हैं, जब सेनेटर से रिटायर होते हैं तो अपनी किताबें लिखते हैं। अगर कोई आदमी किसी स्टेज पर सच कहता है और वो कायम रहता है, तो दूसरे आदमी को कहो कि मुझे झूठा साबित करे। अगर साकिब निसार साहब या वो इन अदर वर्ड्स ज़मीर अक्सर रिटायरमेंट के बाद ही जागते हैं लोगों के। जी नहीं, वो लिख ही आप बाद में सकते हैं, पहले आप लिख नहीं सकते किताब, आप पे पाबंदी है बहुत सारी जगह पर कि आप, तो कोई भी आदमी किसी स्टेज पर अगर कौम के सामने सच लेके आता है तो मेरा ख्याल हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना साकिब निसार साहब इनको झूठा साबित करें, अगर वो गलत साबित इनको करें, सबसे ज्यादा सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक सच है, एक हकीकत है कि उस वक्त उन्होंने इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस किया है, यहाँ साकिब निसार साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे पीटीआई और बाकी जमातों के कैंडिडेट की, तो क्या वो काम ठीक कर रहे थे? क्या ऐसा काम करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या वो, और ये बात तो एक बात हो गई है, यहाँ ठीक है, तो आप इंडिविजुअल्स पे बात करने को इदारे की तौहीन के मुतरादिफ नहीं समझते। मैं जरा सुनाना चाहूंगी, फवाद चौधरी साहब ने आज नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर काफ़ी दिनों से चहमगोइयाँ जारी हैं, और अयाज सादिक साहब ने, साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने इस हवाले से बयान भी दिया कि वो जनवरी में जा रहे हैं लंदन, और इनफैक्ट नवाज शरीफ साहब को साथ वापस लेकर ही आएंगे। फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान आया कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स, मुजरिम शख्स जो है वो चौथी दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बने, या उसके लिए कहीं उसको सियासत में वापस लाने के लिए राह हमवार की जा रही है, तो उस पर ज़्यादा बहस होने लगी जब वज़ीर आज़म की खुद की तरफ से ये बयान आया। फवाद चौधरी साहब ने क्या ऐलान किया है नवाज शरीफ साहब को लेकर, सुनाइए। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, ये सारे जो है ना, ये दिहाड़ीदार सियासतदान है, इनका कोई और काम नहीं है, ये तो रोज की दिहाड़ी पकड़ते हैं। राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं, और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपनी फेवर में करवाना चाहता है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। मैं अब भी आपको बता रहा हूं, इन्होंने खुद वापस नहीं आना, इनको हम नहीं लेके आना।
अच्छा, तो अब मैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, किस तरीके से आप वापस ला रहे हैं? आपने पहले कहा कि खुद ही आ जाएंगे क्योंकि उधर चारा नहीं बचेगा इनके पास रुकने का, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अजाइलम नहीं मिलेगा। यहाँ वो कह रहे हैं कि हम खुद लेके आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्होंने जब जाने लगे थे उसमें कहा था कि जी प्लेटलेट्स डाउन है और उनकी जान को बहुत बड़ा है तो जा रहे हैं। ठीक है। कहानी जब वहाँ उतरे थे तो उतरते साथ जो टेस्ट करवाया था उसमें 2 लाख प्लेटलेट्स आ गए। हफ्ते बाद फिर दोबारा टेस्ट कराया, फिर प्लेटलेट्स 2 लाख आ गए। इन्होंने अपने क्लासीफाई करा के सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को क्लासीफाई करा दिया। अब ये वहाँ पे छुपे बैठे हैं, पॉलिटिकल अजाइलम करूंगा, ये करूंगा, वो बात नहीं बन रही। मेरा पॉइंट ये था कि, और फवाद चौधरी साहब ने उसको वही किया, रिट्रेट किया कि हम लाएंगे। हमारा मतलब हमने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, हमने उनको वीजा वहां से मिला नहीं। सो जब आपकी सारी कानूनी चाराजोई खत्म हो गई और पासपोर्ट कैंसिल, एक्सटेंशन मिल जाती है तो वीजा नहीं मिले, देयर इज नो पासपोर्ट, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर? और आपका जो और वो जो दरखास्तें दी हुई हैं कि भाई पाकिस्तान और ये जो जेम्स बॉन्ड फार्मूला था राना शमीम की शक्ल में भी वैसे फेल हो गया। तो इन दैट केस जो हमने सारी स्ट्रेटजी रखी है कि उनका पासपोर्ट कैंसिल किया, ये जो उनका नैरेटिव है ये खत्म हो गया। तो ये पॉइंट है कि जी हम ही ला रहे हैं और वो जो अयाज सादिक साहब लाने जा रहे हैं वो लाने नहीं जा रहे, वो आ तो वैसे रही, ये सिर्फ वो बराती है ना, मुफ्त में साथ आएंगे। सो पॉइंट ये है कि नून लीग नहीं ला रही, ही इज कमिंग बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जो हमने बना दी, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम ना। वो अब बार-बार ये कहते हैं जी अकामा अकामा। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दुबई भी किसी कंपनी के बगैर तनख्वाह के नौकरी कर रहा हो, उसको अगर आप गुनाह नहीं समझते, जुर्म नहीं समझते, मैं जुर्म समझता हूं। क्या लंदन का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया में कहीं पे बैठा नौकरी कर रहा हो, आप उसको गलत नहीं समझेंगे? अब वो एक जिसको 10 साल की सजा हुई है, ही इज कमिंग बैक बिकॉज़ उसके सर्कमस्टेंसेस खत्म। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो हुकूमत को बौखलाहट तो नहीं है ना, क्योंकि फिर वजीर आजम साहब क्यों बयान दे रहे हैं कि कैसे हो सकता है, रास्ता बनाया जा रहा है। स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी, उसमें मेरे ख्याल फवाद भाई या किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उस पे कमेंट कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। तो दैट वाज इट। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कर तो सकता है, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 62 रिमार्क था, इट वाज नॉट एंटायरली मेंट फॉर नवाज शरीफ। उस बात को इतनी बड़ी हाइप बना दी। रेस्ट एश्योर, यकीन जानिए जितनी खुशी हमें होगी नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में नहीं, वो शायद जावेद अब्बासी साहब की इनकी किसी लीडरशिप को नहीं। वी वांट अ क्रिमिनल हु हैज बीन इंडाइटेड बिहाइंड द बार और अपने 8 साल 7 साल पूरे करे, वरना पाकिस्तान में जो लाखों मुजरिम बैठे हैं, जो जेलों में बैठे हैं, उन सबको छुट्टी देते, सारे लंदन में जाके 3-3 साल के चले जाएं। व्हाई इट बी डिफरेंट? कोरियन प्राइम मिनिस्टर की आपने देखा था परसों, पूरा हैंडकफ करके उसको पेश किया। हुआ क्या था, उसने एक एड कैंपेन चलाई थी जिसमें उसकी कंपनी को बेनिफिट, इतने मॉरल्स होते हैं। लेकिन ऑन सा बात तो वही है ना कि जब आपको भी मौका मिला था तो उस वक्त आप भी रोक थोड़ी सके, वजीर आजम को रहम आ गया। यकीन जानिए उनको रहम बाकियों पे तो नहीं आता जो जेलों में है। यकीन जानिए जिस तरीके से वो माहौल उस वक्त बनाया गया, कोई भी जी शोर हुसैन उनके साथ रोना शुरू कर देता। अल्लाह न करे जिस तरह हमसे पूछा गया कि आप इनकी जान की जमानत, हमें तो अपने लाले पड़ गए, इनकी जान की जमानत कौन कहते हैं? अल्लाह ने करे उनको कुछ हो जाता तो हमारे तो गले पड़ जाना था। सो बेहतर है उस वक्त गया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आज कम से कम दुनिया और पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि वो एक्सपोज हो गया, वो एक झूठ था। ही जस्ट वांटेड टू रन एज ही डिड इन द लास्ट 20 years 3 times। इससे पहले भी लंदन जा चुके हैं, इससे पहले भी सऊदी अरब भागे। जब उनके पास औखा टाइम आया, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को यहां पे छोड़ा और वो गए जनाब लंदन घूमने फिरने के लिए। अच्छा, अब शर्मिला आपको भी पता है, आप इतने अरसे से सियासत में और आप देख रही हैं कि बड़ी डील्स की और एनआरओ की बातें जो हैं वो होती भी रहती हैं और पाकिस्तान में हुई भी हैं सियासत में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी अनोखी हो। एक दफा फिर से बड़ी डीलों की बातें चल रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली को खत्म करने के लिए बार एसोसिएशन की कोई मूव हो, या जो जरदारी साहब का बयान हो कि वो हमें बुलाते हैं और हमें कहते हैं कि साथ दें, आए, मिलकर बैठें, कोई फॉर्मूला बनाएं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि पहले इस हुकूमत को चलता करो और फिर बात करेंगे। सो क्या फिर से कोई डील या कोई एनआरओ होने जा रहा है? देखिए सादिया, ये जो तमाम मामलात होते हैं ना, ये वक्त और हालात को देखते हुए होते हैं। इस हुकूमत की जो नाकस कारकर्दगी है, बल्कि नाकस तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं अगर एक बहुत ही मुअज़्ज़फ़ सा अल्फाज इस्तेमाल करूं तो जिस तरीके से आवाम को इन्होंने रुलाया है और जिस तरीके से मुल्क को इन्होंने अंधेरों में धकेला है, ज़ाहिरी बात है इनके सेलेक्टर्स भी ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर कुछ अरसा और इनके साथ चले तो ना जाने मुल्क का क्या हाल होगा। देखिए, आवाम के पास ना खाने के लिए पैसे हैं, तो जरदारी साहब ने जब कहा था कि वो गैस तो वो से मुराद सिलेक्टर्स थी जिनके बारे में जरदारी साहब ने कहा कि वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं बैठे हमारे साथ, कोई फॉर्मूला बनाते हैं मुल्क चलाने का। देखिए, जाहिरी बात है, आप भी बेहतर समझती हैं, आप बड़ी समझदार एक जर्नलिस्ट भी हैं
आप मुझसे बेहतर समझती हैं, मुझे इसको स्पेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, मशावरत की जा रही है, और ज़ाहिरी बात है जरदारी साहब कहते हैं ना कि सियासत में उनकी बसीरत वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम सबकी ख़त्म होती है, और बड़े मुश्किल हालात में से जरदारी साहब ने पाकिस्तान को उस वक़्त निकाला जिस वक़्त हमने देखा कि कहीं पर कोई और रास्ता नहीं था, चाहे वो बीबी की शहादत के बाद हो, और मुल्क में जमहूरियत का जो एक तसलसल शुरू किया बीबी की शहादत के बाद वो जरदारी साहब ने किया, जहाँ पर हर हुकूमत जो है अपना 5 साला एक जो मुद्दत है वो पूरी करती जा रही है, और मुल्क में अब कोई एडवेंचरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है जरदारी साहब से भी मशवरा, उनकी मदद लेने की बात बिल्कुल है अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उससे पहले जो एक अनफ्लिंचिंग और कल तो बल्कि वो इत्तलात भी आई कि वो जाहिर है उन्होंने बरसी पर नहीं जाना था, तकरीब में नहीं जाना था, ही वाज इन इस्लामाबाद, ही हैड टू मीट, वो जो वो हेडलाइंस की जीनत बना ना एक शख्सियत, तो अब किसी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई, फिर वापस वो चले गए, तो इसके बाद से ये ज़्यादा तकवीयत पकड़ गई हैं इस किस्म की जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं। जावेद अब्बासी साहब, जरदारी साहब अगर बेस्ट ऑप्शन हैं तो फिर आप क्या करेंगे? वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डज योर पार्टी स्टैंड? देखिए जी, ना हम किसी डील के नतीजे में हुकूमत में आना चाहते हैं, ना किसी डील पे बात करेंगे। इस डीलों ने इस मुल्क को बड़ा बर्बाद किया है, तबाह किया है। इस मुल्क को आज इस जगह हम पहुँचाएं इन सारी डीलों की वजह से है। तो हम तो कोई डील ना देख रहे हैं, ना कोई डील करने के लिए तैयार है, ना डील करेंगे। हम डील पाकिस्तान की आवाम के साथ की हुई हमने, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। सख्त मुश्किलात है पाकिस्तान में, लोग गुर्बत के हाथों तंग हैं, महंगाई का तूफान है, और एक और नया बम गिराने वाले हैं कल मेरा ख्याल है मिनी बजट लाकर, जो IMF के कहने पे कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में गरीब आदमी की जिंदगी गुजरना मुश्किल हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ये पाकिस्तान को उस तरफ लेके चले गए हैं जहां अल्लाह ना करे कि हम सारे मिलकर भी ठीक ना कर सकें। इतना बड़ा इन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। IMF के सामने सिलेंडर कर दिया है, हमारी सालमियत सिलेंडर कर दी गई है, उनकी सारी कंडीशन मान ली गई है। एक ही हाल है कि पाकिस्तान की आवाम ये सिर्फ चाहती है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फौरी तौर पर, और जिसको इस पाकिस्तान की आवाम मुंतखब करके भेजे, वो पीपल्स पार्टी को मुंतखब करके भेजे, PTI को मुंतखब करके भेजे या हमें, ताकि वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सके। ये हुकूमत के पास ना कोई टीम है, ना कोई विजन है, ना इन्होंने कोई वादा पूरा किया है। एक काम ये कर सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये बुरा भला कह सकते हैं, ये झूठे वादे कर सकते हैं, ये सबज बाग दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। किसी एक सेक्टर में भी ये डिलीवर नहीं कर सके। इनकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, इनकी इकानमी की सिचुएशन देख लें, इन्होंने जो कौम से वादे किए थे वो आप देख लें। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर कि अगर सारी सियासी जमातों ने मिलकर इनसे पूरी तौर पर जान ना छुड़ाई तो पाकिस्तान किसी बहुत बड़े जो भी आए वो सब सही कर लेंगे, वो सब मंजूर होगा, ये चले जाएं। आप कहते हैं कि इन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगेन वो एक सवालिया निशान उस पर भी है कि वो भी कैसे होंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये जो मिनी बजट का जिक्र किया, जी मुकम्मल कर लें अब्बासी साहब। इसलिए हम कह रहे हैं कि 3.5 साल पहले इमरान खान साहब ने इस कौम से वादा किया था कि मुझे 90s दे दें, मैं इसमें महंगाई नीचे लेके आऊंगा, मैं बाहर से पैसा लेके आऊंगा, दुनिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, खुशहाली आ जाएगी। वो सारे वादे वो थे जो बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब मिनी बजट को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने भी ना सिर्फ ऑपोजिशन की तमाम जमातों से ये कहा है, वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और जो इत्तेहादी हैं जो ऑलरेडी अपनी बहुत सारी रिजर्वेशंस शो कर रहे हैं इन मामलात पे, इकॉनमी को लेकर अपने लोगों ने, चाहे वो नूर आलम हो, चाहे वो मेजर ताहिर सादिक साहब हों, तमाम ही लोगों ने हुकूमत पे इन पॉलिसीज़ को लेकर तनकीद की है। तो ये मिनी बजट कैसे मंजूर करा पाएगी हुकूमत के लिए? क्या वाकई कोई मुश्किलात हैं आने वाले दिनों में? बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल हुकूमत मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर रही है, जो नया तरमीमी फाइनेंस बिल है। लेकिन एक और मामला भी है कि हुकूमत के लिए कौमी असम्बली में इस वक्त कोरम पूरा करना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। हुकूमत को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रवां सेशन में एक रोज़ भी एजेंडा पूरा नहीं हो सका, उस पर कहीं कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। जितने भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज़ थे, मिसाल के तौर पर वक्फा सवाल के दौरान एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का इशू है उस पर उसकी निशानदेही की गई कि सालाना 36 मिलियन टन खुराक ज़ाया हो रही है। इस पर कहीं बात नहीं हो सकी, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। तवज्जो दिलाओ नोटिस जितने थे वो भी कोरम की निशानदेही के बायस नहीं आगे उन मामलात पर भी बहस हो सकी। अब ऐसे में आपके लोग सेनेटर साहब जब तवज्जो ही नहीं देते, आते ही नहीं है, अहमियत ही नहीं देते, मिनी बजट ला रहे हैं आप। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ना इसको मिनी बजट का नाम देना आई थिंक इन इटसेल्फ इज वेरी अनफेयर। अच्छा, वो जो फिगर बार बार एक टीवी पे चल पड़ा जी, रेटरिक चल पड़ा कि 350 अरब 350 अरब नहीं है, 350 अरब के टैक्सेस वापस नहीं ले रहे हैं आप। अगर पूरे साल के ऊपर इन तमाम ये 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जितनी चीजें हैं, इन तमाम चीजों पे 17.5% का सेल्स टैक्स लगाया जाए, गोल्ड है, ज्वेलरी है, और पूरे साल के ऊपर एक्रू किया जाए, तब जाके 350 अरब। तो अब दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी में एक्रू होगा, और अभी ज्वेलरी और चीजें इतनी इंपोर्ट में हो रही है, तो मैक्सिमम 50 से 70 या 100 अरब से ज्यादा का इंपैक्ट नहीं आना। 350 नहीं, आप कह रहे 50 से 70 अरब। 6 महीने का इंपैक्ट आधा तो वैसे ही हो गया ना, 350 को आधा करे 175 अरब हो गया। और क्योंकि ज्वेलरी और बाकी आइटम कम आ रहे हैं, तो 100 से भी कम का इंपैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर पिछली कोई 10, 12, 15 साल में गवर्नमेंट ने अपनी वजह से इस तरह करी, स्क्रैप के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स खत्म कर दें। भाई क्यों खत्म कर दें? क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये 70 बिलियन का आपने फिगर दिया ना, ये 350 अरब का जो फिगर है वो बाकी रिमेनिंग जितने भी मंथ्स हैं उनका टोटल है। 70 से 100 टोटल इंपैक्ट इस साल में। आप ये 6 महीनों की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं ना, वो कह रहे 350, तो ये इंपोर्ट इतनी होनी नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पे बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिस पे 0% सेल टैक्स कर दिया, स्क्रैप पे खत्म कर रहे हैं, जिसका जो दिल चाहा उसने एक 4th शेड्यूल में चीज डाली। तो हम चाह रहे थे एक इक्वल बैलेंसिंग कर लें, नंबर 1। और अगर किसी चीज के ऊपर आपका एक्सेस आ जाता है तो कल को आप रिबेट दे देंगे, वो कोई इशू नहीं, लेकिन 0 रेट पे सेल्स टैक्स लेके चलना ये थोड़ा अनजस्टिफाइबल था। 2, अब तीसरा, आपके वाकई ऑनेस्टली समझते हैं जो आपके कुछ लोग आके टीवी पे कहते हैं नहीं अवाम पे इससे इजाफी बोझ नहीं आएगा, क्या वाकई आप उसके ज्वेलरी आइटम है, स्क्रैप आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता। हैविंग सेड दैट, आप ये समझिए कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हैं। आपने बार-बार कोरम का कहा, अब कोरम का इशारा आपने किया, मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं ताकि लोग ये ना हो कि मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन को। दिसंबर जनवरी में हिस्टोरिकली नॉर्मली मेंबर्स कम ही आते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा कम नहीं है। आप पिछले साल दिसंबर की हाजिरी उठा लें, जब सर्दी का मौसम आता है, सर्दी में छुट्टियां दे दें, फिर करें ही ना आप सेशन। अगर ये वजह है कि सर्दी ज्यादा है तो नहीं आ रहे। कल से हो रहा है शुरू, यू विल सी, कोई कोरम का इशू नहीं है। पब्लिक इशू अब कल तो क्योंकि आप लोगों की मजबूरी हो गई है ना कि अपने लोगों को आपने बुलाना है, इकट्ठा रखना है, मिनी बजट। अभी मैं देख रहा था एक जगह पे जी अलायंस हमसे नाराज हो गए, कोई नहीं, एक अलायंस नहीं, पीएमएल को बहुत शदीद इख्तिलाफात हैं आपके एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि हुजूर अगर आपने भेजना है मुझे पढ़ा दें, उनको कॉपी दे के सुबह समझा देंगे। तो मान गए, आप कह रहे हैं कोई इश्यूज ही नहीं है। आपके अपने लोग जो बोल रहे हैं केपीके में बल्दियाती इंतखाबात आप हारे, आपके अपने वुज़रा आए स्क्रीन पर, उन्होंने कहा हम महंगाई की वजह से हार गए। सो अगर ये होता है, महंगाई फिर बढ़ती है, तो आपके जो केपीके में बाकी अजला में बल्दियाती होने, पंजाब में होने, उस पर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे जो बार बार केपी बल्दियाती इंतखाबात के, मैं तो समझता हूँ कि ये शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसके चेयरमैन ने, लीडर ने खुद आके कहा कि सिस्टम में हमारे साथ फ्लॉज थे, हमसे गलती हुई, और हम मानते हैं कि शायद लोगों ने हमें वो मैंडेट नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कभी तक आज के एथिकल कोड कभी फॉलो हुआ? एंड हर बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरे आप लेग में देखेंगे, विल मेक बेटर चॉइसेस, बेटर कैंडिडेट्स टू फील, और फिर लोगों को अपनी चॉइस आ जाएगी। सो इस चीज को उससे जोड़ना नहीं जोड़ सकते। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा, शुक्र करें हम कराची में बैठी हैं, ठंड इतनी नहीं होती है, कोरम जो है वो बार बार उसकी निशानदेही नहीं की जाती है। आपके तो आ रहे होंगे लोग वहां पर। अच्छा जवाब पेश किया आज, मैं बड़ा खुश हूँ। दोनों की स्माइल से लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगा मेरा जवाब। अच्छा आपने किया जी। सेनेटर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेनेटर साहब की बात पे हंसूं के रो। मतलब ये एक्सक्यूज मैंने पहली दफ़ा सुना है ज़िंदगी में कि सर्दी होती है दिसंबर में, इसलिए लोग असेंबली में कम आते हैं। सर्दी भी होती है, असेंबली में भी लोग कम आते हैं, गैस भी कम होती है। मतलब मुल्क अल्लाह ही हाफिज है। ये आप ही की हुकूमत में हो रहा है सेनेटर साहब।
मतलब हम तो सर्दी में भी जाते हैं असेंबली, हमने तो कभी सर्दी, फिर गर्मी में भी कम आते होंगे, कोई गर्मी लगती है अगर सर्दी में सर्दी लगती है तो। अब मसला ये है ना कि सादिया आप देखें, इनकी लॉजिक देखें, द लॉजिक इज़ वेरी इलॉजिकल। सो आप इन बेचारों से अगर सवाल ही पूछेंगे, इनका कसूर नहीं है, बिकॉज इनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं दिया इमरान खान साहब ने। हालात इनके अपने मेंबर जब नहीं आते, सिटिंग ट्रेजरी मेंबर्स जब नहीं आते, तो ये बेचारे सेनेटर साहब क्या उनको डिफेंड करें? मतलब यही बोलेंगे ना कि सर्दी में सर्दी लगती है, घर में बैठ जाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं। अब क्या मतलब इसकी बात का क्या जवाब दूं? बात यह है कि दे आर नॉट जाते वैसे ये सेनेट में असेंबली को, पार्लियामान को, पार्लियामान शर्मिला बीबी, मेरा पॉइंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, पार्लियामान को इन्होंने एक इन मौसम में वैसे हाजिरी कम होती है, कोई खास इसको रंग देना वो ज्यादती है, ये मेरा पॉइंट था जी। अच्छा, वैसे इस मौसम में हाजिरी कम क्यों होती है, वजह क्या है सेनेटर साहब? आई थिंक शी इज नथिंग मोर टू से। बीबी इस्लामाबाद में सर्दी, आपको क्या पता कराची में क्या हालात है? ये जस्ट रूटीन का मैटर है, इतना सीरियस नहीं है। ठंड ज्यादा हो जाती है, सो इसका मतलब जैसे कराची में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो कि सर्दी ज्यादा पड़ती है तो अटेंडेंस सेशन होता होगा तो फिर लोग कम होते नहीं जाते होंगे, जून में कम जाते होंगे। अच्छा, मैंने कहा ना, ये मैंने लॉजिक पहली दफा सुना है, लेकिन इस हुकूमत की, पीटीआई की जो हुकूमत है ना, इसमें बड़ी इलॉजिकल और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं। तो इनके मतलब वही बात है कि अल्लाह इनका हाफिज है। बात ये है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पार्लियामान को उन्होंने रबर स्टैम्प बना दिया है, ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री इन्होंने जारी रखी है, ऑर्डिनेंसेस पे काम चलता है। पार्लियामान में क्यों आएंगे जब ना कोई बिल पास करना है, ना कोई डिस्कशन करना है, ना कोई जवाब देने वाला है? सवाल करने वाले बैठे हुए हैं हम अपोजिशन के लोग, जवाब देने वाला कोई नहीं। इमरान खान साहब खुद नहीं आते असेंबली, तो बाकी एमएनएस क्यों आएंगे भाई? दे विल फॉलो द लीडर। सो दैट्स द थिंग। आप उठा के देखिए, उनकी अटेंडेंस इज लेस देन 10%। ठीक है जावेद अब्बासी साहब, अब ये बताएं, क्योंकि जैसे सेनेटर साहब ने खुद ही कहा था कि अब कल सेशन शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे कि लोग आएंगे, तो अब तो कल वैसे भी मजबूरी है कि वो मिनी बजट, इन्होंने कहा नाम आप लोगों ने दे दिया, गलत दे दिया, लेकिन वो फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर तो करवाना है। तो क्या वाकई उससे इत्तेहादियों को और इनके अपने लोगों को जो बरमला टीवी पे आकर महंगाई के खिलाफ और अपनी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ बात करते रहे, कोई मसला नहीं होगा? शहबाज शरीफ साहब तो उनको बाज़मीर अफराद का नाम दे रहे हैं। आप यकीन माने जी कि ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई सीरियस बिजनेस हुआ, कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हुई, या कोई ऐसा बिल जिस तरह कल है, या इनका बजट सेशन था, या कोई बिल पास करवाने थे, ये इनके बस का काम नहीं है, ये कभी ना करवा सकते। वो कोई ना कोई इनको करवाने के लिए किसी ने इनकी ताकत पकड़ के इनके एमएनएस को फोन जाते हैं, जब वो मजबूरी के आलम ने कहा कि हम आए नहीं है, लाए गए हैं, और वो भी तमाम के साथ मजबूरी के आलम में आकर वोट दे के वापस चले जाते हैं। इनके बस का, सादिया साहिबा आप भी जानती हैं, ये सेनेटर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शर्मिला साहिबा भी जानती है कि यहाँ मामलात इनके बस का काम नहीं। अगर इनके बस का हो, एक जॉइंट सेशन इन्होंने रखा था, जब कहीं से तारें हिली थी, इन्होंने वो मुलतवी कर दिया, फिर मिन्नतें करके वो जॉइंट सेशन जिसमें ईवीएम का लॉ पास इन्होंने करवाया है, तो इनके बस का तो कोई काम नहीं है। हाँ, ये कितना अच्छा इन्होंने जवाब दिया, इनके मैनेज क्यों नहीं आते, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। आज गैस की लोड शेडिंग है, आज बिजली की लोड शेडिंग है, आज महंगाई है, आज इनके वुज़रा कैंपेन नहीं कर सकते, बल्दियाती इंतखाब में जहाँ कैंपेन करने के लिए निकले, क्या सिर्फ यहाँ पे ठंड नहीं लगती, हल्कों में भी नहीं जाते, वहाँ पे भी थोड़ा शदीद मौसम का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब और शर्मिला फारूकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।